नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालिए इसे। और नेक्स्ट बात करें, हिंदी व्याकरण के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। तो हमने जो है प्रत्येक टॉपिक से 5 से 7 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी जो तैयारी है बेहतर बन सके, ताकि आपको पता लग सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं प्रत्येक टॉपिक से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा संज्ञा है। संज्ञा से संबंधित है, हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, यानी किस जो ऑप्शन दे रखे आपके सामने कि किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, यानी नेवला, चेतक। तो चेतक यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। चेतक एक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था जो व्यक्तिवाचक विशेष हो गए, एक स्पेशल जो है नाम आ गया। यहाँ पे 2 नंबर है महाविद्यालय, विधानसभा और व्याख्याता, इसमें सभी है वो जातिवाचक संज्ञाएं का उदाहरण है। यहाँ पे महाविद्यालय कितने भी हो सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र कितने भी हो सकते हैं, व्याख्याता भी कितने ही हो सकते हैं। यहाँ पे 30 नंबर पर देखते हैं ताजमहल एक व्यक्ति विशेष हो गया। यहाँ पे तराइन का युद्ध जो है वो एक ही हुआ था, तो यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो संज्ञा का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? दर्जन, जिसमें 12 जो संख्याओं का समूह होता है। ढेर, जो ढेर एक कोई भी वस्तु का ढेर हो सकता है। पुंज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए बिखराव, यानी बिखराव एक जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ कमेंट करते रहिए साथियों कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक लगते हैं एक ही वीडियो में हमें क्वेश्चन लेके आ चुके हैं साथियों। निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं चंचलता, डाका, सर्दी, वीरता, या फिर इनमें से अनुत्तरित, यानी आप उत्तर नहीं देना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा डाका। अर्थात डाक एक जातिवाचक संज्ञा है, और अगर इसको डाका यानी डाका डालते हैं, अगर कोई चोर या जो डाकू है वो डाका डालते हैं तो इसे एक जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना साथियों, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आपको पता चल सकेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। खोज, फैलाव, हिंसा, उबाल, इनमें आपका उत्तर क्या है? आप इसे ध्यान से देखिए, फिर हम कराएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसे खोज करना एक है, तो इसका एक क्रिया से बनी है, और फैलना भी है, हिंसा करना भी है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 का सही उत्तर हो जाएगा हिंसा। हिंसा ऐसा एक शब्द है जो एक क्रिया से बनी नहीं है। उबालना भी है, तो हिंसा जो है एक क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अवयव से बने भाववाचक संज्ञा है। अवयव शब्द कौन सा होता है जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो नियत होता है, इस प्रकार का सब शब्द है, उनसे बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अवयव क्या होता है, जैसे यहाँ पे विस्मय बोधों की जिस प्रकार से शब्दों का यूज किया जाता है, तो घबराना, घबराहट सही है, एक क्रिया से बनी है। हाहाकार यानी हा, यहाँ पे जो है हा ये एक अवयव शब्द है, और यहाँ पे कार लगने पर जो भाववाचक संज्ञा बन जाती है अवयव शब्द है, तो हा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी। नेक्स्ट चलते हैं सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले साथियों। अब बात करते हैं सर्वनाम से संबंधित कि यह हमने अपनी आंखों से देखा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। यह हमने
हमने अपनी आंखों से देखा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह हमने आंखों से देखा है, यानी ये संबंधवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है, तो निश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये एक निश्चित होता है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? निजवाचक का अर्थ हो गया कि स्वयं के बारे में बताना, जैसे मैं स्वयं, मैं खुद, इस प्रकार जो शब्द आता है उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नहीं है, नहीं है क्या? नहीं, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर देख लेते हैं। यह कार्य अपने आप कर लूँगा, तो इसमें स्वयं के बारे में हो गया बात। नेक्स्ट है इसके लिए मैं खुद स्वयं जिम्मेदार हूँ, यानी खुद के लिए बात होगी। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए, खुद के लिए बात होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा संभव है, यानी इसमें खुद के लिए बात नहीं हुई है। और निजवाचक का अर्थ ये हो गया कि खुद के बारे में बात करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों, इनमें आपको बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चय नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जिसमें निश्चय नहीं है, जैसे यहाँ पे इसने, इसमें, इसने, इससे, या फिर जैसे किसी से, किसी का, किसी पर। इसमें अनिश्चय है, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है। जिसमें जिसे, जिससे, जिसमें, या फिर किस से, किसके, किसमें। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी किसी की राय में सत्य बोलना भी पाप है। वाक्य में सर्वनाम बताना है आपको। किसी किसी की राय में सत्य बोलना भी पाप है, यानी किसी किसी आ गया, तो इसका देख लेते हैं आप कि निजवाचक तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं, खुद, हम, स्वयं में, इस प्रकार का शब्द नहीं है। संबंधवाचक भी नहीं हो सकता, दो भी, जो भी वाक्य का आपस में संबंध कुछ भी नहीं है। निश्चयवाचक भी नहीं हो सकता। अनिश्चयवाचक है साथियों, क्योंकि इसमें किसी किसी की राय पर सत्य बोलना भी पाप है। हमें पता नहीं है किसकी राय पर सत्य बोलना पाप है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि विश्वास नहीं हो तो ये तुम लिख लो। विश्वास नहीं हो तो ये तुम लिख लो। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? विश्वास नहीं हो तो ये तुम लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर देख लेते हैं कि अनिश्चयवाचक नहीं हो सकता। इस प्रकार से ऑप्शन को आपको जो है डिलीट करना है, तभी आपका जो ऑप्शन है आपको निकल के बाहर आएगा। संबंधवाचक भी नहीं हो सकता, निजवाचक भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, यानी यह तुम लिख लो, विश्वास नहीं हो तो यह तुम लिख लो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। विशेषण से संबंधित, विशेषण से संबंधित हमारे सामने क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण शब्द नहीं है? आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपके सामने दे रखे, गुणी, लांछन, आर्थिक, धार्मिक। विशेषण शब्द नहीं है, नहीं है। ध्यान में देने वाली बात यह है कि लांछन इसमें विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य तो गुणी व्यक्ति हो गया, या फिर आर्थिक उसकी जो भी आपका विशेषण शब्द हो सकता है, और धार्मिक भी हो सकता है, लेकिन जो लांछन है वो एक विशेषण शब्द नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस विकल्प के अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है अनिश्चित परिमाण। परिमाण का अर्थ जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन अनिश्चित भी परिमाण का अर्थ जिसे गिन तो सकते हैं, लेकिन कोई जो संख्या डिवाइड नहीं की गई हो, जैसे लीटर या किलोग्राम में, इस प्रकार से इसका परिमाण होता है। अनिश्चित जिसमें कितना हो सकता है हमें पता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो सकता है? जैसे सब पेड़ हो गया, अधिक वर्षा हो गई, सारे रत्न, या अनुत्तरित प्रश्न।
जो आपका सही लगे आप बताइए। इनमें 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारे रत्न, यानी सारे रत्न। ऑप्शन नंबर जो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसमें ऑप्शन थोड़े से मिस प्रिंटिंग दे रखी है। यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिक वर्षा। यानी परिमाण है, कितना परिमाण है हमें पता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि वह कच्चा फल है, वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण की कौन सी अवस्था है? वह कच्चा फल है, तो इसकी किस अवस्था को दर्शाया गया है? तो ये है एक मूल अवस्था, यानी जब फल लगता है तो वह एक मूल अवस्था में होता है, तो वह एक कच्चा फल होता है जब मूल अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में संज्ञा से बना विशेषण युग्म अशुद्ध है? संज्ञा से बना एक विशेषण युग्म है जो एक क्या है? अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं कि मद्रास से मद्रासी बना, बिल्कुल सही है। विरोध का विरोधी बना, बिल्कुल सही है। और देहात का देहाती, देहाती हो सकता था, देहोती नहीं हो सकता था, देहाती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि अत्यंत अत्यंत चालाक लोमड़ी वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य है। देखिए साथियों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। बात को एक बार फिर से सुनिए कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और ये यहाँ पे विशेष्य हो गया, ये यहाँ पे विशेष्य हो गया। और ये अत्यंत चालाक लोमड़ी, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ये यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा विशेष्य हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा लोमड़ी। यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा लोमड़ी, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अगला जो टॉपिक है साथियों वो है क्रिया। क्रिया से संबंधित हमें बड़े शानदार क्वेश्चनों को लेके आई है। तो जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला जो क्वेश्चन है कि बालक ने गिरे हुए को उठाया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। इस वाक्य में क्रिया बतानी है आपको। बालक ने गिरे हुए को उठाया, इसका प्रेरणार्थक यानी एक प्रेरणा देने वाला एक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बालक ने गिरे हुए को उठाया। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में सामान्य क्रिया का उदाहरण है? किस विकल्प में सामान्य क्रिया का उदाहरण है जिसमें क्रिया को सामान्य तरह से बताया हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, बच्चे ने खाना खा लिया, ये एक सामान्य क्रिया नहीं है। अंकित फुटबॉल खेलता है, अंकित फुटबॉल खेलता है एक सामान्य, एक वर्तमान की क्रिया है और ये एक सामान्य क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपके सामने ऑप्शन दे रखी है, आप इसे डिवाइड करो। आपके कौन सा क्वेश्चन इसमें, किस क्वेश्चन में आपका जो है कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, फिर मैं इसका क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि मनीषा कपड़े धो रही है, सोनम पढ़ती है और वह अपना काम कर चुका है, वह पूजा करके स्कूल जाएगा। अब इन 4 ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों में से डिफरेंट है, चारों में से डिफरेंट है, तो वो कौन सा है? सोनम पढ़ती है। इसमें कर्म डिवाइड नहीं किया गया है, सोनम पढ़ती है लेकिन क्या पढ़ती है कुछ भी डिवाइड नहीं किया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए कि मनीषा कपड़े धो रही है, तो क्या धो रही है? कपड़े धो रही है, और धो रही है कपड़े, मनीषा कपड़े धो रही है और वह अपना काम कर चुका है। तो सभी में कर्म और क्रिया और करता है, लेकिन इसमें कर्म का डिवाइड नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस विकल्प में सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है? निम्न में से किस विकल्प में सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है?
क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र पलंग पर सो रहा है, राजेंद्र दौड़ेगा, राजेंद्र हंस रहा है, राजेंद्र मंत्र जपता है। देखिए किसी भी में जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। राजेंद्र मंत्र जपता है जो एक क्रिया है, और सभी जो है पलंग पर सो रहा है, दौड़ेगा, हंस रहा है, एक स्वतः होने वाली क्रिया ये है। लेकिन जो राजेंद्र मंत्र जप रहा है वो एक इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर दे रखिए आपके सामने, मारना, काटना, लादना, गढ़ना, अनुत्तरित। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया उदाहरण है गढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है तत्सम तद्भाव, तत्सम तद्भाव से संबंधित टॉपिक है, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके साथियों कि निम्न में से देश शब्द है, निम्न में से देश शब्द कौन सा है? आप स्वयं एक बार ऑप्शन को देखिए और अपना जो है उत्तर है, जो आंसर है, एक बार इसे मंथन करिए आपका कौन सा सही हो रहा है। ऑटोमेटिक सही हो जाएगा आपका बहादुर, खराटा, पतलून, नमक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश शब्द में खराटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से अग्रणी रूप का तद्भव रूप होगा, यानी इसका तद्भव बताना है। तत्सम शब्द है वो ज़्यादातर है वो संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव एक हिंदी रूपांतरण शब्द होता है संस्कृत का। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा अगाड़ी, यानी अग्रणी का अर्थ हो गया आगे और अगाड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली ये आपको पिछले वीडियो में हमने करा दिया है, जिसमें जो फ्रांसी, पुर्तगाली या फिर जितने भी शब्द है, अरबी, फारसी, जितने भी शब्द है वो हमने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिस्तौल एक पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तद्भव का अर्थ है जो संस्कृत से हिंदी रूपांतरण में हो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कछुआ, करतब, खजूर। बाकी में जो प्रश्न है वो तत्सम शब्द है, छार भी एक तत्सम शब्द है, और कुर्ची का भी एक तत्सम शब्द है और तत्सम शब्द है। बाकी इसी में जो है वो सभी है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से चीनी शब्द है, निम्न में से चीनी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकाट। लोकाट एक चीनी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संधि। संधि से संबंधित क्वेश्चन करने वाले साथियों फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दबादब, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका विदाउट टाइम वेस्ट किए आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो क्लास का लाभ ले सके। पवित्र शब्द में संधि है, पवित्र शब्द में संधि है, कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वर्दी भी नहीं है। देखिए अयादि सवर संधि इसका उदाहरण है। पवित्र शब्द में अयादि सवर संधि है। यहाँ पे पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, तो यहाँ पे पवित्र हो जाएगा, यानी ओ प्लस अगर ई हो जाता है तो यहाँ पे अव हो जाता है। यहाँ पे पवित्र का अयादि सवर संधि का उदाहरण है। मति प्लस उद्दे, मति प्लस उद्दे में संधि विच्छेद का सही संधि शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्युदे, मत्युदे, मत्युदे। और संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी यण संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से गुण स्वर संधि किस विकल्प में नहीं है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको ध्यान देना है किस में नहीं है, किस में है, किस में नहीं है, किस में नहीं है। निम्न में से यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे आपके सामने, बालोचित, लोकोक्ति, रोमावली, महोदय। इसमें रोमावली शब्द ऐसा है जिसमें गुण स्वर संधि नहीं है, रोमावली, बाकी में गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से संधि से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है। संधि से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है। यहाँ पे देखिए उत्तमांग दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल सही है, लोको उपयोग गुण स्वर संधि बिल्कुल सही है, और साधवाचार व्यंजन संधि। देखिए यहाँ पे जे साध्व प्लस आचार एक दीर्घ संधि है, इसमें व्यंजन संधि नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें गलत दे रखा है, असंगत है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि यण स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सव प्लस अभिमान, सु प्लस आगत, स्वाधीन और स्वावलंबी। तो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें सु प्लस आगत है, सु प्लस आगत जो संधि करने पर यहाँ पे सु का आधा स और स्वागत, ये एक यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं साथियों कि प्र उपसर्ग से बना अशुद्ध शब्द है। प्र उपसर्ग से बना अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रसन है वो प्र उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें प्र हटाने पर सन का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में प्र उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यहाँ पे पहले प्र था और अब प्र है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्र प्लस उपकार हो गया, प्र प्लस उत्कर्ष हो गया, प्र प्लस उड़ा हो गया, तो यहाँ पे प्र प्लस विद्या ये एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में उ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नहीं है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपमा, यानी उपमा में उ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बाकी में उछाव, उठाव, उतावला में सभी में उ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में बै उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। बै उपसर्ग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर देख लेते हैं। जैसे बै खुद इसका बना है शब्द, ये सही हो गया। बतौर ये भी सही है। और यहाँ पे जो उपसर्ग है वो बद है, बद उपसर्ग लगा इसमें, बद नस्ल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी इसमें बै उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। विदेशी उपसर्ग नहीं लगा है, जिसमें 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे विदेशी शब्द लगा है, बेशक सरदार में लगा है, हरजाई में लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें दोपहर, यानी दोपहर एक विदेशी शब्द नहीं है।
अगला जो टॉपिक है प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं साथियों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले साथियों अपने साथियों के साथ। अगला जो क्वेश्चन है प्रत्यय से संबंधित है, निम्न में से किस विकल्प में मूल शब्द व प्रत्यय का युग्म अशुद्ध है। जिसमें मूल शब्द और प्रत्यय से संबंधित अशुद्ध शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पे नारक प्लस ए नारकीय, सुंदर प्लस ए सौंदर्य ये भी सही है, पांडु प्लस ए पांडव सही है, गुरु प्लस ई गुरुवी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये एक शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध युग्म शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में शब्द व प्रत्यय का युग्म असुमेलित है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। असुमेलित है या फिर अशुद्ध शब्द है या फिर अयुग्म या अशुद्ध अयुग्म है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे कि सजावट इसमें आवट प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। घुमक्कड़ इसमें अकड़ प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। लेखक इसमें अक प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। डिबिया इसमें या प्रत्यय है, नहीं इसमें या प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसी प्रकार से कि प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। जैसे समवाय प्लस इक समवायिक बिल्कुल सही है। गरिमा प्लस मय गरिमामय। दंता प्लस आवल दंता प्लस आवल दंतावल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द ई प्रत्यय से बने हैं। सभी शब्द ई प्रत्यय से बने हैं। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द ई प्रत्यय से बने हैं। ई प्रत्यय से बने हैं। आपके सामने ऑप्शन दे रखी है। कठिन इसमें ईन प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें ईन प्रत्यय लगा है, ईन प्रत्यय, लेकिन ई प्रत्यय नहीं है। या फिर संगीन इसमें भी ईन प्रत्यय नहीं है, ईन प्रत्यय लगा है। बानगी दुश्मन इसमें ई प्रत्यय लगा है, दुश्मन में ई प्रत्यय लगा पर दुश्मनी। हिंदुस्तान में ई प्रत्यय लगाने पर हिंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निलंबित शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। यानी मूल शब्द उपसर्ग प्रत्यय सभी डिवाइड करना है और इनमें कौन सा जो है विकल्प है सही हो रहा है प्रत्यय में बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। जैसे निलंबित शब्द है तो नी लंब प्लस इत, यही पहले वाला ही सही हो गया साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है साथियों पर्यायवाची से संबंधित है। पर्यायवाची के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं साथियों। ये एक पहली क्लास होगी जिसमें हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिकों को हमने एक साथ संग्रहित करके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। कयास शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। कयास शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये अधीर का नहीं है, अनुपम का नहीं है, अध्ययन का नहीं, अनुमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुमान का जो पर्यायवाची शब्द कयास है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द बताने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इंद्रचाप और इंद्रा ये अशब्द अशुद्ध है। जलन और रसक ये सही है। ललायत और आतुर बिल्कुल सही है। इंगित और शयन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रचाप और इंद्रा जो है वो एक अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म अशुद्ध है। वाक्य फिर भी जो अगला क्वेश्चन भी अशुद्ध का बताना है आपको कि जिसमें अस्य का जो पर्यायवाची शब्द सारांश भी होता है, अर्थ भी होता है और अभिप्राय भी होता है। सुंदर का चांद का जो शब्द सुंदर नहीं होता है। तारकेश्वर भी नहीं होता है और ये चंद्रमा का हो गया, ये भी नहीं होता है। गेह का निकेतन होता है, भवन होता है, सदन भी होता है। यमुना का कृष्णा, कालिंदी, सूर्यजा,
अर्कजा जितने भी होते हैं वो यमुना के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें सुंदर का चांद तारकेश्वर शशि नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मीमांसा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर जो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मीमांसा शब्द का पर्यायवाची शब्द है समीक्षा। किसी भी की वस्तु की समीक्षा करना, मीमांसा करना एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि लोथ शब्द का किसका पर्यायवाची शब्द है? लोथ शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। तो लोथ शरीर को लोथ नहीं कहते हैं, शस्त्र को भी नहीं कहते, शत्रु को भी नहीं कहते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शव को लोथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है साथियों विलोम शब्द। विलोम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग में अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आपको। जैसे अवरोध अनवरोध बिल्कुल सही है, और अनुमत का अनुनुभूत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये एक गलत है। अटल डावाडोल बिल्कुल सही है, अवर परवर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो कि शब्द है युग्म अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है मर्त का विलोम शब्द क्या होगा? मर्त का विलोम शब्द अमृत, अमृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द है वो अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या रहने वाला है? जैसे आनंदमय, विषाद, आज्ञापालक, अवज्ञा बिल्कुल सही है। आधिक्य, अनाधिक्य, आत्मनिर्भर, अनुजीवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आनंदमय, विषाद इसका अयुग्म जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। उदय शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? उदय का अस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अकर्मण्य शब्द का उचित विलोम शब्द होगा। अकर्मण्य मतलब है जो काम करना नहीं है, जो करना नहीं चाहते हो, और कर्मठ जो काम करना चाहते हो, काम करने में निपुण हो, कर्मठ। अकर्मण्य का विलोम शब्द हो गया कर्मठ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इसी ऊर्जा के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, बड़ा शानदार टॉपिक है और इतने वाक्यांश याद करने आपको ताकि आपका वाक्यांश से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। 20 क्वेश्चन आने वाले हिंदी व्याकरण में, जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपको वाक्यांश से संबंधित भी मिल जाएंगे। दामोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। दामोदर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी। या ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है। नहीं, दूर उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश। वह बच्चा जो अभी भी माँ के दूध पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित जो अर्थ है वो शुद्ध है? इसमें आपको बताना है किस विकल्प में शुद्ध वाक्यांश शब्द दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर देख लेते हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा में कहने व लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? अभ्यास बिल्कुल गलत है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यत्र, ये भी गलत है। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, अपरिग्रह, यानी अपरिग्रह जो आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण नहीं करता है, अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो इसका वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो सकता है?
किसी मत के लिए प्रस्ताव या समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन कहलाती है। अनुमोदन, अनुमोदन, अनुमोदन। स्पर्धा एक कंपटीशन का ही हिंदी अनुवाद है। मित भी झूठ बोलना, पृष्ठपोषण भी इसी प्रकार से अनुमोदन है जो एक प्रस्तावना को जो समर्थन करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि जो सतव, रज और तम ये तीनों गुण होते हैं जो जे से परे हो, यानी इनमें शामिल ना हो, जो सतो रज तमो इन तीनों गुणों से परे हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है आपको, तो वो है निर्गुण। यानी इन अगर तीनों जो गुण इसमें शामिल न हो तो वो निर्गुण व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि अपत्य प्रतीक शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। अपत्य प्रतीक के लिए उचित वाक्यांश के लिए के वाक्यांश क्या हो सकता है? जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश से आया हो, बिल्कुल गलत है। जिस स्त्री का पति अभी भी विदेश में बस गया हो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश में बस गया हो उसे अपत्य प्रतीक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि शब्द शुद्धि से संबंधित है। शब्द शुद्धि से संबंधित हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो जितने भी साथी जुड़े हैं इस वीडियो को पूरा देखें। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। शुद्ध शब्द का चयन करें कि इतवार है, वो इतवार इस प्रकार से लिखा जाता है इतवार, और इमारत है वो इस प्रकार से लिखी जाती है इप्सित। इप्सित बिल्कुल सही शब्द है, इप्सित बिल्कुल सही शब्द है। तो इससे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करो। अशुद्ध शब्द का चयन करो। प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक बिल्कुल सही है। प्रासंगिक बिल्कुल गलत है। ये प्रासंगिक इस प्रकार से लिखा जाएगा साथियों, प्रासंगिक। तो ये एक अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन करो। शुद्ध शब्द का चयन करो। निजी गलत है, निक्स भी गलत है, निमग्न भी गलत है, निष्क्रमण ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में संधि शब्द संबंधी अशुद्धि है? संधि शब्द में अशुद्धि है। अत्यधिक इसमें शुद्धि नहीं है, अभ्यंतर भी नहीं है। अनुमिति ऑप्शन नंबर सी जिसमें संधि से संबंधित है अशुद्धि है अनुमिति। अनुप्लस इति। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करो। शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें कि भविष्यवाणी, मनोसाधना बिल्कुल गलत है। जागृत अवस्था, जागृत प्लस अवस्था ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों बड़ा ही शानदार टॉपिक वाक्य शुद्धि के बारे में, जो कि बड़ा ही शानदार टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इनमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन में बताना है आपको वाक्य अशुद्ध के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें मैं, तुम और वह खेलेंगे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। इसमें अशुद्ध शब्द बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अशुद्ध शब्द है, क्योंकि आप और मैंने, हमने मिलकर भी इसकी सहायता की, ये भी हो सकता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में शुद्ध वाक्य बताना है आपको कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान के साथ सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ, वह सारी रात भर जागता रहा।
अब वाक्य जो शुद्धि होती है इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि किस शब्द को ज़्यादा यूज किया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता ना हो उसी को शब्द को बार बार लिखा जा रहा है, या फिर पदक्रम से संबंधित आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, साथ की जरूरत नहीं थी यहाँ पे इस इतना ही काफ़ी था कि मेरी बात ध्यान से सुनो। और साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है ये वाक्य। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो हो जाएगा बी। और एक लोटा पानी से भरा लाओ, भरा लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं थी कि एक लोटा पानी का लाओ, इतना ही काफ़ी था। वह सारी रात भर जागता रहा, रात भर लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें, वह सारी रात जागता रहा था। यहाँ पे भर लिखने की जरूरत नहीं थी, वह सारी रात जागता रहा था। इस प्रकार से इस क्वेश्चनों में इन्हें जो वाक्य अशुद्धि है इनमें ज़्यादा शब्द यूज करके इस वाक्य को अशुद्ध बना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि प्यास के मारे उसका प्राण निकल गई, उसका प्राण निकल गए। वाक्य में अशुद्धि का प्रकार बताना है, किस प्रकार से इसमें अशुद्धि हुई है, यानी कारक संबंधी है, पदक्रम संबंधी है, संज्ञा संबंधी है, या फिर वचन संबंधी है। यहाँ पे एक बार फिर से पढ़िए आप क्वेश्चन को कि प्यास के मारे उसके यहाँ पे उसके आने थे, उसके या फिर उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। तो एक वचन संबंधी है, वचनों को किस प्रकार से अलग अलग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर तीन में डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उस प्यास के मारे उसके होने थे पहले, तो यहाँ पे उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। शुद्ध वाक्य कौन सा हो सकता है। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ। शुद्ध वाक्य बताना है आपको। आपकी सौभाग्यवती कन्या का ब्याह कब होगा, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है डी कि अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, यानी वह पुत्रवत प्रजा का पालन करना चाहता था, बिल्कुल गलत है। हरिश्चंद्र के समीप का कोई क्या मतलब हुआ, बिल्कुल गलत है। सौभाग्यवती कन्या का बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि पूरे देश भर में प्रदर्शन होने लगे। वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है, किस प्रकार से अशुद्धि हुई है इस वाक्य में। पूरे देश भर में प्रदर्शन होने लगे। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी, कारक संबंधी या फिर पुनरुक्ति संबंधी, यानी यहाँ पे पूरे हो गए, यहाँ पे भर हो गया, यानी एक ही बात को बार बार बताना। पूरे अगर देश को संबोधित कर रहे हैं तो देश भर लगाने की क्या आवश्यकता हो गई, तो पुनरुक्ति संबंधी इसमें अशुद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काल संबंधी जो आपको बताना है कि किस वाक्य में कौन सा काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, तो आपको बताना है। पहला जो वाक्य है कि मधु विद्यालय जाती है, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही शानदार वाक्य है। इसमें आपको बताना है किस प्रकार के का काल है, यानी सामान्य है, भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है। यहाँ पे पहली बात तो आपको वाक्य देखते ही समझ में आ जाएगा कि वर्तमान, भूत, भविष्य कौन सा है। फिर आपको डिवाइड करना है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए मधु विद्यालय जाती है, तो एक वर्तमान काल है, और कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल है साथियों, सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। देखिए अपूर्ण का अर्थ, अपूर्ण भूतकाल का अर्थ अगर लास्ट में रहा था, इस प्रकार का जो शब्द आ जाए, रहा था, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल होता है। आरती घर गई, ये एक सामान्य भूतकाल है। आरती घर जा रही थी, ये एक अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी में जैसे आरती घर गई होगी, एक संभावना प्रकट करने वाला हो गया। आरती घर गई है एक आसन भूतकाल मान सकते हैं,
या सामान्य भूतकाल मान सकते हैं, लेकिन अपूर्ण भूतकाल है वो ऑप्शन नंबर बी में होगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अगर बस आ जाए तो ऋतु जयपुर जाए। अगर बस आ जाए तो ऋतु जयपुर जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो सकता है? पहली बात तो ये कि एक वर्तमान, भूत, भविष्य, इसमें आपको डिवाइड करना है कि अगर बस आ जाए तो ऋतु जयपुर जाए, यानी जयपुर बस आएगी तो ऋतु जयपुर जाएगी, यानी एक भविष्य काल है। और इन दो जो है डिवाइड किया गया है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, अर्थात हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु हेतु अगर आपने काल को पढ़ा है, अगर हिंदी व्याकरण में आपने काल टॉपिक को पढ़ा है तो इस हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का एक उदाहरण है। अगर बस आ जाए तो ऋतु जयपुर जाए, यानी एक वाक्य है दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो इस प्रकार से इनमें हेतु हेतु भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है? हेतु हेतु मध्य भूतकाल दे रखा है यहाँ पे, भूतकाल हेतु हेतु यानी एक दूसरे पर डिपेंड किया गया हो। अगर मनीषा उदयपुर गई होगी, बिल्कुल गलत है। मनीषा उदयपुर गई है बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं है। मनीषा उदयपुर गई थी, मनीषा उदयपुर जाती तो बस आती, मनीषा उदयपुर जाती तो बस आती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर एक तो डिपेंड है, निर्भर है, दूसरा इसमें संभावना दे रखी है कि ये होता तो ये होता। एक भूतकाल है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अगला जो क्वेश्चन है, मैं रेडियो सुनता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त काल है। मैं रेडियो सुनता हूँ एक सिंपल सा साधारण सा वाक्य है, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक तो वर्तमान काल है और एक सामान्य है, क्योंकि एक सामान्य है, आसान सामान्य वर्तमान काल एक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है मुहावरे से संबंधित है साथियों। मुहावरे से संबंधित हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जितने भी साथी इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला जो क्वेश्चन है मुहावरे से संबंधित है। दिल का गुबार निकालना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? दिल का गुबार यानी छिपा भाव प्रकट करना, छिपा भाव प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अच्छे घर बयाना देना, अच्छे घर बयाना देना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर अधिक बलवान वैर भाव मोल लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिक बलवान से वैर भाव मोल लेना। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है आपको कि आसमान पर दिए जलाना, इतराना या घमंड करना। इतराना या घमंड करना बिल्कुल सही है। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, ये भी सही है। आसमान में थिगली लगाना, कल्पना में उड़ान भरना, ये गलत है। आसमान पर चढ़ा देना यानी बहुत प्रशंसा करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। खूब मीठा होना, खूब मीठा होना अर्थ के लिए मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर देख लेते हैं। ओठ चाटना बिल्कुल गलत है। ओठ सिकर रखना रहना, ओठ बिचकना या फिर ओठ चिपकना, ओठ चिपकना यानी खूब मीठा होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुहावरे से संबंधित है। उसके बाद में बात करेंगे परिभाषिक शब्दावली से संबंधित है। तो निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा उससे संबंधित है अर्थ अशुद्ध है? जैसे कदम चूमना, चापलूसी करना, विनय करना, बिल्कुल सही है। कर्णदानी होना, उदारदानी होना। कदम उखड़ना, भाग खड़े होना। कदम उठाना, पीछे पीछे चलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कदम उठाना अर्थात है, कदम उठाना का अर्थ हो गया जैसे कोई काम को लेकर कोई नया कदम उठाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है परिभाषिक शब्दावली से संबंधित कि निम्न में से जो कॉन्टिजेंसी
शब्द के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। अगर आपने पारिभाषिक शब्दावली पढ़ी है हिंदी व्याकरण में तो आपको बता दूं कि एक दो क्वेश्चन आपको इन्हें इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो आपके पास टाइम है अभी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पारिभाषिक शब्दावली का भी अध्ययन कर ले, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सभी को आते हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली जो इंग्लिश वर्ड है, जो प्रशासनिक से संबंधित जो हिंदी वर्ड से होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक अंग्रेजी मीनिंग होते हैं, इन्हें आप अध्ययन कर ले ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। कॉन्टिजेंसी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा आकस्मिकता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक जो शब्द है वो नहीं है, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अडल्ट, प्रौढ़ या वयस्क, बिल्कुल सही है। एक्सेसियन, अंगीकरण करना, यह गलत है। ऑडिट, लेखा परीक्षा, बिल्कुल सही है। अवॉइड, वर्जन करना, बिल्कुल सही है। 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि समानार्थक शब्द नहीं है, गलत है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रतिपूरक भत्ता शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है। प्रतिपूरक भत्ता शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा कॉम्पेंस्टरी, 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 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। काउंसिल के लिए जो सही पारिभाषिक शब्द है वह है परिषद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि काउंसिल का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी का हिंदी समानार्थक शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आपको। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनेक्ट का अधिनियमित करना बिल्कुल सही है, और इनकेसमेंट का बुंदाना बिल्कुल सही है। इनरोज का प्रश्नांकन करना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट, जो संलग्न करना, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है साथियों, कार्यालय पत्र, यानी एक पहली बार इस छोटी भर्ती में, यानी पहली बार कार्यालय पत्र है वो जोड़ा गया है। वो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि एक 4th ग्रेड जो कर्मचारी होता है उन्हें पत्र लिखना, कोई भी स्कूल में या फिर ऑफिस में पत्र लिखना काम हो सकता है, इसलिए कार्यालय पत्र जोड़ा गया है। आपको कार्यालय पत्र से संबंधित जानकारी होनी चाहिए कि निम्न में से अनौपचारिक पत्र में शामिल नहीं है। अनौपचारिक का पत्र का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई सरकारी पत्र हो। औपचारिक का अर्थ यह हो गया कि आपका सरकारी पत्र, अनौपचारिक का पत्र यह हो गया आपका व्यवहारिक पत्र, पारिवारिक पत्र, और अनौपचारिक पत्र में शामिल नहीं है। जैसे बधाई पत्र है वो अनौपचारिक पत्र है, संवेदना पत्र अनौपचारिक पत्र है, और शुभकामना पत्र अनौपचारिक पत्र है, व्यवसायिक पत्र है एक औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों कि अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन बताना है आपको कि अर्धशासकीय पत्र एक अनौपचारिक पत्र होते हैं, बिल्कुल गलत है। अर्धशासकीय पत्र एक अनौपचारिक पत्र होते हैं, असत्य कथन बताना है इसमें आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि अर्थशास्त्र पत्र के बारे में असत्य कथन है। ये एक अनौपचारिक पत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। ये एक पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम प्रेषित कर व्यक्तिगत नाम से प्रेषित किए जाते हैं, यानी ये व्यक्तिगत अधिकारियों के नाम से प्रेषित नहीं किए जाते हैं, ये कि इनके पद नाम से जो है प्रेषित कर दिए जाते हैं। ये पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इस पत्र में लेखक स्वयं पत्र पाने अधिकारी का नाम अभिवादन लिखता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एक गलत है, क्योंकि पद अधिकारियों के पद नाम तो लिखे जाते हैं लेकिन व्यक्तिगत नाम से प्रेषित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है
कि शासकीय पत्र से के संबंध में असत्य कथन है। शासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो सकता है कि पूर्णतः औपचारिक व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं है इसमें। प्रेषक का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर पदनाम लिखा जाता है, यह भी लिखा जाता है। सामान्य कार्यालय और औपचारिकताओं के साथ लिखा एवं प्रेषित किया जाता है, यह गलत है। सामान्य कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का यह भी सही है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। शासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। शासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन, पूर्णतः औपचारिक व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रेषक का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है, यह भी सही है। सामान्य कार्यालय पत्र और औपचारिक पत्र के साथ लिखा या प्रेषित किया जाता है, यह भी सही है। प्रेषित के नाम का उल्लेख सामान्यतः आदरपूर्वक करके पदनाम का उल्लेख किया जाता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है उसे परिपत्र कहते हैं साथियों। परिपत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब एक ही पत्र को अनुलिपि करके द्वारा या फिर फोटोकॉपी द्वारा अन्य सभी संस्थाओं या फिर ऑफिसों में भेजा जाता है उसे परिपत्र कहते हैं, अगर आपने पत्र पढ़े हैं तो। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र में संबोधन किसका करेंगे आप? मुख्यमंत्री को लिखेंगे क्या, या प्रधानमंत्री को, या राष्ट्रपति को? आप लिखेंगे श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका जो अध्यक्ष है उसे आप पे पत्र लिखेंगे। इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन किए साथियों? आप मान के चलिए लगभग 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किए हैं। आप इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने हल किए हैं? ये सेशन महत्वपूर्ण क्यों रहा है हमारे लिए? क्योंकि हमने हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक से 5 से 7 क्वेश्चन को लिए हैं, ताकि आप क्वेश्चनों का जो तरीका समझ सके, किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चनों का जो है तरीका समझ सके। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट आपको चाहिए। फोर्थ ग्रेड में जो एग्ज़ाम में आने वाले जो है इसमें आपको कौन सा जो सब्जेक्ट से इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सेशन चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं बड़ी ही शानदार क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।